Yes, good morning students. So now we are going to start our next topic, that is equipotential surfaces. ठीक है, तो बच्चे equipotential surfaces, as the name is indicating, these are those surfaces who are having the same potential. For example, let us suppose there is a charge plus q, आपके पास चार्ज है प्लस q, ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज से हम आर डिस्टेंस पे, सपोज यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस है आर, ठीक है, आर चाहे आप डिस्टेंस यहाँ से इधर ले लो चाहे इधर ले लो, मतलब ये सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस लिया है हमने, ठीक है। तो ये सारे डिस्टेंसेस जो होंगे ना सर्कल के एक तरीके से रेडियाई होंगी, मतलब ये सारे जो डिस्टेंसेस हैं दीज ऑल डिस्टेंसेस आर आर। तो आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मीन्स V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था। मीन्स अगर आप R को इंक्रीज करोगे पोटेंशियल आपका डिक्रीज करेगा या फिर वाइस वर्सा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल दैट इज अल्टीमेटली डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, एंड इफ यू विल टेक द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द charge, then at all these points the potential will be same। इन सारे points के ऊपर जो कि r distance पे present हैं, इन सारे points पे जो potential होगा वो क्या होगा, same होगा, क्योंकि ये सारे points r distance पे ही present हैं। तो इस surface को हम बोलते हैं equipotential surface, मीन्स ऐसा surface जिसके हर point पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो मैंने r डिस्टेंस पे लिया, मान लो मैं 2r डिस्टेंस पे ले रही हूँ। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल डिस्टेंस सरफेस, सपोज आई हैव टेकन दिस डिस्टेंस एज 2r, सपोज ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है ये 2r डिस्टेंस पे लिया है, ठीक है। तो अगर मैं ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस सेकंड सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे उन सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स आपके 2r डिस्टेंस पे होंगे फ्रॉम द चार्ज। तो ये भी आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे सरफेसेस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए वो सरफेस, ठीक है। और उस सरफेस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी हम करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जैसे मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे, क्या प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लो आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास एक क्या बनाया मैंने, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, मतलब इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो मान लो ये आपके पास Q चार्ज है विच इज प्रेजेंट एट अ पॉइंट A। ये जो Q चार्ज है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, A पॉइंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड वी वांट टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। हम इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करवाना चाहते हैं चार्ज को, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हमें चार्ज को मूव करवाना है तो डेफिनेटली वी विल हैव टू डू द वर्क। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन, वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज, ठीक है। तो उसको मूव करवाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इनटू पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स, ठीक है, चार्ज इनटू द पोटेंशियल, यही फॉर्मूला था वर्क का, ठीक है। चार्ज हमारा क्या है, Q है, और पोटेंशियल
डिफरेंस कितना हो जाएगा, मान लो वी बी माइनस वी ए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल मान लो कितना हो गया, वी बी माइनस वी ए हो गया। अब देखो क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लाए करते हैं, तो दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल तो सेम है। अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है दैट मीन्स वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, तो ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो, मतलब दोनों के पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं है। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल आपका जीरो आ गया तो आपके पास वर्क डन भी क्या आ गया, जीरो। तो दैट मीन्स इफ यू वांट टू मूव द चार्ज फ्रॉम one point to the another point on the equipotential surfaces you need not to do the any work, आपको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्क करना पड़ता तो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दोनों पॉइंट्स के बीच में, तभी आप वर्क करोगे। बट क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, पोटेंशियल सेम है ए और बी पॉइंट का, तो इसलिए नो वर्क इज डन टू मूव द चार्ज from one point to the another point in the equipotential surfaces, ठीक है। So this is the first property. Now come on the next property. Next property पे बच्चे आ जाते हैं हम equipotential surfaces की, ठीक है। तो next properties की क्या है कि जो equipotential surface होता है बच्चे उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज लेट अस सपोज दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मैंने कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। कैसे पता चला परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होता है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना होता तो आपको पता, देखो बच्चे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो मैंने किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, सपोज करो, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, अभी हमने सॉल्व किया ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, कितना वर्क करना पड़ता है हमें, ज़ीरो वर्क करना पड़ता है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करवाने के लिए ज़ीरो वर्क करना पड़ता है, नो वर्क यू नीड टू डू, तो वर्क डन ज़ीरो आ गया। अब देखो वर्क इसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है ना। तो अगर यहाँ पे फोर्स की बात करें तो फोर्स चार्ज के ऊपर किसकी वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, तो क्यू ई इंटू डी आर, ठीक है। और यहाँ पे साथ में क्या आता होता है, कॉज थीटा आता होता है, क्लियर। तो हमारे पास ये आपके पास क्या आ गई, वर्क का फॉर्मूला लगाया हमने एफ इंटू डी आर कॉस थीटा, फोर्स कितना लगता है चार्ज के ऊपर, क्यू इंटू ई डी आर कॉस थीटा आ गया। अब वर्क डन क्योंकि जीरो है तो दैट मीन्स ये जो आपके पास टर्म है ये जीरो के इक्वल होगी। अगर ये टर्म जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पे बच्चे मैं क्यू की वैल्यू ना 1 पुट कर रही हूँ, मान लो यूनिट चार्ज ले रही हूँ, 1 कूलम चार्ज ले रही हूँ, तो ये ई डी आर कॉस क्या आ गया, थीटा आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई ना कोई होगी यहाँ पे, और डिस्टेंस भी आप मूव करवा रहे हो, मान लो ए से बी तक का डिस्टेंस मूव करवा रहे हो आप चार्ज का, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा आपका क्या आ गया, फिर ज़ीरो आ गया। तो थीटा आपका ज़ीरो कब होता है, जब आपका थीटा क्या हो, 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा 90 कब होता है, सॉरी थीटा आपका यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ठीक है, कॉस थीटा ज़ीरो आ गया। और कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है, जब थीटा आपका 90 हो। और थीटा क्या था, थीटा वॉज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। तो चार्ज की डिस्प्लेसमेंट मान लो बच्चे आप यहाँ से यहाँ करवा रहे थे, ये चार्ज की डिस्प्लेसमेंट थी ए टू बी, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इनके बीच का एंगल आ गया हमारे पास, कितना एंगल आया, 90 डिग्री। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि वर्क डन
आपको जो करना पड़ेगा टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज 0। और सेकंड हमारे पास क्या आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की? आपको पता है कि हमने ना एक फॉर्मूला किया था E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr। ठीक है, तो अगर आपका चेंज इन पोटेंशियल मान लो 0 है, चेंज इन पोटेंशियल 0 का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है, तो dV अगर आपका इज इक्वल्स टू 0 है तो आपके पास E जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, dr आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। तो हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जिन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो उन रीजन्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा। ठीक है, दोबारा सुन लो क्या बताया मैंने। अगर जिन रीजन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्मॉल। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाओ बच्चे। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, two equipotential surfaces never intersect each other। ठीक है, क्योंकि बच्चे अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट मीन्स देयर आर द टू पोटेंशियल्स। तो जहाँ पे वो कट कर रहे होंगे वहाँ पे दो पोटेंशियल्स होंगे एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सर्फेसेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है? अगर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बच्चे ड्रॉ करनी है फॉर पॉजिटिव सिंगल चार्ज, तो सपोज करो ये आपका पॉजिटिव सिंगल चार्ज है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आप ड्रॉ करोगे तो दिस वन विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट सरफेस ड्रॉ किया, दिस इज द सेकंड सरफेस, दिस इज द थर्ड सरफेस। तो ये सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए हैं मैंने। और ये जो मैंने एरोज बनाए हैं, दीज एरोज आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से सेंटर में जो है ना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को लगेगी और ये जो इसके इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनेंगे दैट विल बी स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये बन रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास जहाँ फील्ड जो है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो होंगे क्लोज होंगे। जैसे ये चार्ज है तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो होंगे वो क्लोज होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे चार्ज से तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे। ठीक है, क्योंकि
जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे सरफेसेस पास पास में होंगी, और जहाँ पे फील्ड आपका वीक होगा वहाँ पे जो सरफेसेस हैं वो दूर दूर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे प्रॉपर्टीज का ही, आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, कि अगर आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं प्लस एंड माइनस, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो आपको पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बट मैं इनके सरफेसेस की अगर बात करूं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो बिटवीन द चार्जेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर मैं इनके सरफेसेस बनाऊं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो जो बीच वाला रीजन होगा ना वहाँ पे जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, और जैसे जैसे आप बाहर वाले रीजन में जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। ऐसे ही इसके लिए बनाओ, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, और इस तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जो सरफेसेस बनेंगे ना बिटवीन द चार्जेस, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे आपस में, और यहाँ पे इस तरफ जो होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दोनों साइड पे वो क्या होंगे, वो दूर दूर होंगे। क्लियर, चार्जेस के ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर, और इनसे बाहर यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे वो फार अपार्ट होंगे। क्लियर, ऐसे ही बच्चे अगर हम बनाए सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस के लिए, सपोज करो आपके पास सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या लगती होती है, रिपल्शन लगती है। तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगी तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, अवे फ्रॉम ईच अदर। क्लियर, तो इनके अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी बनाएं तो इनके सरफेसेस देखो कैसे बनेंगे। यहाँ पे मान लो मैंने इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया और ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया मैंने। ठीक है, अब जो ये सरफेसेस हैं यहाँ से दूर बट यहाँ वाली साइड से पास में होंगे ये सरफेसेस। ठीक है, यहाँ वाली साइड से ये दूर होंगे, दे विल फार अपार्ट बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो गैप होगा वो ज़्यादा होगा। ऐसे इस तरफ है, इधर जो है इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, बट यहाँ इस वाली साइड से डिस्टेंस जो है सरफेसेस के बीच का वो कम होगा। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट सरफेस, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा और इधर वाले एरिया में डिस्टेंस कम। यहाँ पे जो सरफेसेस होंगे वो पास पास में, और इधर वाले रीजन में सरफेसेस जो होंगे वो दूर दूर होंगे, जो कि हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द चार्जेस वो क्या है, वीक है। सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है, इधर वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, हमने जो सिस्टम लिया है उस सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर, तो लेट अस सपोज आपके पास बच्चे यहाँ पे इन्फिनिटी से फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, आप एक चार्ज जो है Q1 एट पॉइंट ए लेके आए। ठीक है, ए पॉइंट पे आपने
इन्फिनिटी से यहाँ पे एक चार्ज लेके आए आप Q1, ठीक है। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे किसी और चार्ज की कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई और चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर कोई यहाँ पे और चार्ज प्रेजेंट ही नहीं होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, दैट मीन्स टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए यू नीड नॉट टू डू एनी वर्क। तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में अगर आप इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आते हो तो वर्क डन टू मूव द चार्ज, इसको लिख लेते हैं पूरा हम, वर्क डन टू मूव द चार्ज, टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, W1 कह लेते हैं इसको, और W1 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मान लो अब हमने इन्फिनिटी से उठा के कोई और चार्ज है वो लेके आए हैं, हम इन्फिनिटी से उठाया, ठीक है, और कोई चार्ज है आपका Q2, उसको हम लेके आए हैं कहाँ पे, एट पॉइंट बी। तो ऑलरेडी Q1 प्रेजेंट था यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q1, एंड दिस Q2 चार्ज इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस सपोज R12 फ्रॉम द Q1 चार्ज। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपको वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो बी पॉइंट तक लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, लेट अस सपोज इट इज W2, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, चार्ज इनटू पोटेंशियल फॉर्मूला था। ये पोटेंशियल के ना बेसिक फॉर्मूला से आया है, हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला किया था ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वहाँ से आया फॉर्मूला वर्क का, वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, और पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, जो चार्ज ऑलरेडी वहाँ पे पहले का प्रेजेंट होगा। तो पहले कौन सा चार्ज प्रेजेंट था, Q1, तो Q1 पॉइंट की वजह से B पॉइंट का पोटेंशियल कितना बन जाएगा, कितना बनेगा इसका पोटेंशियल, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है R12 इनटू, ये मतलब पोटेंशियल है B पॉइंट का ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट द पॉइंट Q1, ठीक है। Q1 की वजह से B पॉइंट का पोटेंशियल इतना होगा, कितना, Q1 ये चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, और कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो आप, Q2 चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Q2। तो ये W2 आ गया आपका, W2 की वैल्यू कितनी आ गई, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। अब मान लो इन्फिनिटी से हमने एक और चार्ज लिया, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो सपोज करो हमारे पास एक और चार्ज है Q3, जिसको हम इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट C पे रख रहे हैं, और वो चार्ज क्या है आपका, Q3 चार्ज है, ठीक है। अब Q3 चार्ज को हमने इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट C पे रखा है, अगेन आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द Q1 एंड Q2 बोथ, दोनों की वजह से जो इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर आपका जो पोटेंशियल होगा, उन दोनों के अगेंस्ट आपको, इन दोनों के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चे, पहले हम ये डिस्टेंस देख लेते हैं। सपोज ये डिस्टेंस आपका हो गया R13 और ये डिस्टेंस हो गया R23, तो कितना वर्क किया हमने, W3 कितना हो जाएगा आपका, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम, कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, और कहाँ पे रख रहे हैं चार्ज को हम, C पॉइंट पे। तो W3 आपका क्या हो जाएगा, चार्ज
कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, Q3 चार्ज इनटू पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 प्लस अगेन चार्ज इनटू पोटेंशियल, किसकी वजह से पोटेंशियल, ड्यू टू Q2 एट C। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो बच्चे, चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं हम, Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q3 आ गया इनटू C पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू द Q1 चार्ज कितना हो जाएगा, ड्यू टू Q1, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, R13। ठीक है, Q1 की वजह से इतना पोटेंशियल है C का, और Q2 की वजह से चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं, Q3 इनटू सेकेंड चार्ज कौन सा है, Q2, तो Q2 अपॉन Q2 की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R23। सो दिस इज द वर्क यू नीड टू डू टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट C। अब हम टोटल वर्क डन पूरे सिस्टम का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे आर्टिकल का नाम क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम की जो है, तीनों चार्जेस के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द ऑल दीज वर्क डन्स। इन सारे वर्क्स का आप सम कर लोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो तीनों का सम कर लो आप। W is equals to W1 plus W2 plus W3। तो W1 की वैल्यू बच्चे कितनी थी, यहाँ पे 0 थी W1 की वैल्यू, तो यहाँ पे ये 0 आ गया, प्लस W2 कितना था, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, प्लस W3 की वैल्यू क्या थी, Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। तो दिस इज द टोटल वर्क दैट यू नीड टू डू टू ब्रिंग दीज ऑल चार्जेस हेयर फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इतना हमें वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया क्या, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। So this is the potential energy of the system of 3 charges. Clear? So thank you.